हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां आपको हिंदी का पहला चैप्टर यानी वर्णमाला के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा की जाएगी, जिससे आपका आने वाला कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक ही वीडियो में उन सारे एग्जाम की तैयारी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही उम्दा ढंग से उनको समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, बहुत ही प्यार से हमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। और यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके आने वाली, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे आप यूपी कांस्टेबल का दो या पैट का एग्ज़ाम दो। हिंदी जिन जिन में आती है ना, उन उसके सभी लेवलों को लेकर मैं एक साथ लेकर चलूँगा। और अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला को समझने से पहले हम थोड़ा हिंदी के बारे में भी समझते हैं। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि है। कहाँ की लिपि है? देवनागरी लिपि से ली गई है जो हिंदी है। और जो हिंदी दिवस बनाया जाता है, कब मनाया जाता है अपने यहाँ? 14 सितंबर। क्या बनाया जाता है? हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को सभी लोगों को पता होना चाहिए क्या बनाया जाता है 10 जनवरी को? विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, जो हिंदी जो है वो हमारी जो राजभाषा, हिंदी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा जो है यह भाग 7 अध्याय 1 और धारा 343 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है कि हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, एक तो ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 1975 को, ये 1949। ठीक है, ये डेट है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं अपनी वर्णमाला के ऊपर। तो पहले आता है हमारा ध्वनि। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि कहलाती है। जो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है वह ध्वनि है। अच्छा, वर्ड क्या है? ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ड कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ड कहलाता है। ठीक है, और भी और अन्य भाषा में समझें कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें वर्ड कहलाता है। यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड ना किए जा सकें, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे हम वर्ड कहते हैं। अक्षर वह छोटी लघुत्तम इकाई जिसके खंड किए जा सकें, है ना, जिसके हम खंड कर सकें। यानी अक्षर भाषा की एक ही आघात में उच्चारित हो जाता है। जैसे मैंने कहा का, तो का को मैं कैसे लिखूंगा? का धन आ, है ना। तो ये था हमारा ध्वनि, वर्ड और अक्षर। हालांकि इनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते जितना यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। वर्णमाला किसी भाषा की ध्वनियों या वर्ड के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा की ध्वनियों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड जरा, सॉरी। अब वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा स्वर और दूसरा व्यंजन, है ना। तो पहले हम स्वर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी जिसने एक बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हों। बस लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और अंत में आप देखेंगे कि आपको संपूर्ण हिंदी की जो वर्णमाला है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो स्वर, अब हम समझते हैं स्वर के बारे में। तो जो ध्वनियां स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाएं स्वर कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में या अन्य किसी शब्द का सहयोग ना लिया जाए स्वर कहलाते हैं। यानी हम अगर किसी वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं और हमें किसी अन्य वर्ड की जरूरत नहीं लेनी पड़ रही, या जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे हैं, उनको हम स्वर कहते हैं। या एक और थ्योरी है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से अवरोधित ना हो। यानी कि जब हम कोई स्वर बोलते हैं तो जो श्वास है हमारी
वो हमारे मुख में किसी भी मुख विवर में कहीं भी अवरोधित या कहीं रुके ना, टकराए ना, तो उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है। अगर हम स्वरों की संख्या की बात करें तो वैसे तो हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अगर मैं इनमें अनुस्वार और वो मिला दूं तो ये 13 हो जाते हैं। अब हम स्वरों के जितने भी टाइप हैं उन सभी टाइपों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। यानी कि आप हमेशा एग्जाम में देखना वो इन्हीं चीज़ों को रखता है कि मुख्य आधार पर पूछेगा या उच्चारण के, लेकिन हम उनको ना पढ़ के डायरेक्ट बस सोच लेते हैं अच्छा उच्चारण के आधार पर। अगर हम इन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे या हम प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। और हिंदी में ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 30 में से 30 गेन करने की क्षमता रखते हैं, और मुझे पता है आप सभी लोग मेहनती हैं और ऐसे ही मेहनत करेंगे तो आप आगे किसी भी एग्जाम में अपनी एक सीट नियुक्त कर सकते हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण है, तो पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, मतलब अल्प मात्र का समय मानो या बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या पूछता है डायरेक्ट पेपर में, तो इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? आ, ई, उ, री। इनको आप देखो, बोल के देखो जरा, आ कितना समय लगा, ई, उ, री, है ना। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर, दूसरा। इन स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें ह्रस्व स्वर से कहीं ज्यादा समय का उपयोग होता है। यानी कि दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करेंगे तो वो ह्रस्व से अधिक समय लेता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7। आप अपने नोट्स बनाते हुए चलें, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा और वर्णमाला से आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये मेरा आपसे वादा है। जैसे आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ, है ना। तो ये कितने हो गए हमारे? 7 दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर समझा हमने, दीर्घ स्वर समझा। ह्रस्व स्वर में क्या था? जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे, अल्प मात्र का समय लगे। इनकी संख्या कितनी है? 4। आ, ई, उ, री। फिर हमने पढ़ा दीर्घ स्वर। इन स्वरों का उच्चारण जब भी हम करेंगे तो ह्रस्व से अधिक समय लगेगा, यानी इनको बोलने में। अब आप बोल के देखिए, उधर था आ, इधर है आ, ई, है ना। तो हमें ह्रस्व से अधिक समय लग रहा है, तो वहां क्या होता है हमारा? दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, यहां तक सभी का डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। इस स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो इसमें ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे अब मैं बोलूंगा ओम, तो इसमें हमें ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगा। तो ये सब हमारे किस पे थे? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, तो 3 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम पढ़ते हैं जीवा के आधार पर, यानी जीव के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बटे हुए हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर हमारा पहला आता है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का हिस्सा उठता है अग्र स्वर कहलाता है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का हिस्सा उठे, यानी कि अब जो हमारे जीव के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जीव पर कितने टाइप में बटे हुए हैं, तो अब आप इन चीजों को बोल के देखिए, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ई, हमारी जीभ उठ रही है, ई, ए, हमारी जीभ ही उठ रही है। तो अग्र स्वर में इनकी संख्या कितनी है? 4। संख्या को जरूर याद करते हुए चलिए, क्योंकि अभी टेट सीटेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते थे कि अग्र स्वर में जो संख्या है वर्णों की वो कितनी है ना। तो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करते हुए चलिए। सेकंड टाइप है हमारा मध्य या केंद्रीय स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, अग्र स्वर में जीभ का आगे का हिस्सा, मध्य स्वर में बीच की बात हो रही है, सीधी सी बात है। मान लो ये हमारी जीवा है, ये हो गया हमारा अग्र स्वर। क्या हो गया? अग्र स्वर। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य और ये हो गया हमारा पश्च। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं यहां की कर रहे हैं। मध्य में सिर्फ आ, एक ही शब्द आएगा आ। ठीक है, अग्र में हमारे 4 आ रहे थे। ठीक है,
तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं, और वह एक ही है, वो है आ। ठीक है। थर्ड है हमारा पश्च स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसे पश्च स्वर कहलाते हैं। अब आपने यहां से दो चीज अपनी तुम्हारी कंफर्म हुई, उच्चारण के आधार पर 3 है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जीवा के आधार पर भी कितने हैं भैया? 3 हैं, अग्र मध्य पश्च। ठीक है। यहां पश्च में कौन कौन सा आ गया? आ, उ, ओ। तो आप देखेंगे कि हमारी जीभ का पीछे का हिस्सा उठता है। ठीक है। अब जो चर्चा होगी हमारी मुख द्वार खुलने या बंद होने के आधार पर, यानी हमारे जो मुख का द्वार है उसके खुलने या बंद होने के आधार पर। तो मुख, ये थोड़ा सही कर लेना, मुख्य लिख गया है। मुख द्वार के खुलने बंद होने के आधार पर या जीभ की खड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है हमारा विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता हो विव्रत स्वर कहलाते हैं। यानी मुख द्वार कैसा? सबसे अधिक खुलता हो, तो वह एक ही वर्ड है आ। सिर्फ आ पर ही हमारा जो मुख द्वार है वो सबसे अधिक खुलता है, तो वो हो गया हमारा विव्रत। फिर आता है हमारा अर्ध विव्रत। अब आप इसका अंदाजा लगा लो, विव्रत था पूरा खुल रहा था, अर्ध है तो आधा खुलेगा, सीधी सी बात है भैया, कोई ज्यादा टफ है नहीं है, ना ज्यादा कंफ्यूजन रखना है आपको, बस आपको पॉइंट पकड़ना है और आपको जैसे अपने ढंग से उचित लगे कि मैं इसको इस तरीके से याद कर सकता हूं, तो आप अपने ढंग से तैयार कीजिए। विव्रत यानी कि बड़ा, अर्ध विव्रत यानी विव्रत का आधा हो गया। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुलता हो अर्ध विव्रत कहलाता है। जैसे आ, ए, ओ। आप उधर बोल रहे थे विव्रत में आ सबसे बड़ा मुख खुल रहा था भैया, अर्ध विव्रत में आ, ए, ओ, है ना। थर्ड आता है हमारा समव्रत। अब समव्रत से ही आप लगा लो सिला हुआ, समव्रत यानी सिला हुआ, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है समव्रत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से भैया? ई, उ। सबसे कम खुल रहा है, विव्रत में सबसे अधिक, अर्ध विव्रत में विव्रत से कम, समव्रत में यानी सिला हुआ बहुत कम। फिर आता है अर्ध समव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार समव्रत की तुलना में अधिक खुलता है। यहां क्या उल्टा हो गया, अब क्या हो गया? अधिक खुलता है, अर्ध नहीं हुआ। विव्रत में तो अर्ध हो गया था, विव्रत में, विव्रत के बाद हमने पढ़ा अर्ध विव्रत, फिर हमने पढ़ा समव्रत, अब पढ़ रहे हैं अर्ध समव्रत। लेकिन यहाँ अर्ध समव्रत में क्या हो रहा है? समव्रत की तुलना में अधिक खुलता है, तो हमारा अर्ध समव्रत कहलाते हैं। जैसे ए, ओ। ठीक है। एक नोट करने वाला पॉइंट है, ओ को अर्ध विव्रत और अर्ध समव्रत दोनों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। हालांकि इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए वो बढ़िया ही होता है। अब हम पढ़ेंगे होठों की स्थिति, यानी हमारे जो होठ होते हैं ना, उनकी स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। तो होठों की स्थिति पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तुल या व्रतमुखी स्वर। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति वर्तुलाकार लगभग वृत्त के समान, कैसी? वृत्त के समान हो जाती है, वर्तुल या व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, अब आप बोल के देखो ऊ, तो वृत्त के आकार का मुख बनना होगा, ऊ, ओ, है ना। तो इनको बस आपको समझना है, खुद से करके देखेंगे। एक एनसीएफ 2005 कहता है हमारा करके सीखने पर, तो जब बच्चा खुद से करके सीखता है तो जल्दी सीख जाता है। ऐसे ही ना आप सभी को खुद से सीखना है। ठीक है। इसका नेक्स्ट है हमारा अवर्तुल या प्रसत या आवृतमुखी स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति दीर्घवृत्त के समान हो, अर्थात वर्तुल आकार ना बने, अवर्तुल या आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए, है ना। इसमें क्या हुआ? वृत्त के आकार का नहीं बना। ठीक है।
लास्ट है हमारा हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जैसे हमारी जो श्वास निकलती है वायु मुख या नासिका से निकलेगी या मुख से निकलेगी, उसके आधार पर। तो एक होता है अनुनासिक स्वर। मैंने आप सभी से कहा है कि ऐसा यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा, बस आप सभी लोग अपना सहयोग बनाए रखें और अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अनुनासिक स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नाक से भी श्वास वायु निकलती है, यानी मुख के साथ साथ नाक से भी श्वास वायु निकलती है, जैसे माँ, चांद, तो आप बोल के देखेंगे तो देखो नाक से भी श्वास वायु निकलती है। नेक्स्ट है हमारा निषुनासिक, जिन ध्वनियों के उच्चारण में केवल मुख से श्वास निकलती है। निषुनासिक यानी नाक से वायु नहीं निकल रही, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला इधर उधर, नाक का कोई यूज ही नहीं हुआ, नाक से वायु निकली ही नहीं, है ना, इसीलिए नी लगा हुआ ना, निषुनासिक, नासिक का यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन, ये चंद्रबिंदी जो लगी हुई है, ठीक है। हालांकि इनको गिना स्वर में ही जाता है, ठीक है। वैसे तो स्वर 11 हैं और व्यंजन जो हैं वो कितने हैं, 33 हैं। कितने हैं, 33 हैं। व्यंजन के बारे में भी व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे। देखिए क्लास कितनी मजेदार होती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, जैसे मनोकामना, मतलब मनोकामना बोलते हैं, अंत, स्वतः, दुख, पायपान, ठीक है, इत्यादि। अब इसके बारे में कुछ अलग से, अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना व्यंजन हैं, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, जैसे अंगद, रंग, ठीक है। तो जो हमारे अनुस्वार और विसर्ग हैं, ना तो वो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, ये स्वरों के सहारे चलते हैं, इसलिए ये स्वरों में भी काउंट हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्यंजन। स्वर के जितने भी भेद हो सकते थे मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए। बस आप इस वीडियो को 2-3 बार वॉच करेंगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे ये। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्वरों के साथ क्या हो रहा था भैया, किसी की सहायता ही नहीं लेनी पड़ रही थी, वो तो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र स्वर, है ना। लेकिन व्यंजनों के साथ ऐसा नहीं है भैया, उनके लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 होती है, ये भी नोट डाउन करके रखें। या जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित हों व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखें, एक पॉइंट है जो नोट करें, व्यंजन किसी स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, अर्थात व्यंजनों को स्वतंत्र रूप में देखा तो जा सकता है लेकिन स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका, मैंने कहा का, तो का ऐसे थोड़ी नहीं लिखा है, का और इसके साथ आ है ना, तो इसके साथ स्वर है, यानी प्रत्येक व्यंजन के साथ एक स्वर आना निश्चित है। अब व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अंत्यस्थ, ऊष्म या संघर्षी या स्पर्श, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पेपरों में बनते हैं वो यहां से बनते हैं, स्पर्श से, ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म में इतना नहीं है, ये तो एक लाइन के हैं कि अंतस्थ बता दो कि या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ हो गए। अगर ऊष्म कहा जाए तो शा, शा, सा और हा। लेकिन स्पर्श व्यंजन जो है इनकी संख्या 25 होती है, यानी कि ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। अब इनके ऊपर भी हम व्याख्यात रूप में चर्चा करते हैं। जैसे पहला आता है हमारा का वर्ग, तो का में हो गया हमारा का, खा, गा, घा, ड़ा, है ना। अब इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि वो एक वर्ड लिख देगा खा, फिर इसका उच्चारण स्थान पूछ लेगा,
कि ये कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है, ओष्ठ से होता है ना। तो इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज वो आप अपना कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म कर लीजिए कि का खा गा घा ड़ा, आप बोल के देखिए का खा घ, तो आप कहाँ कहाँ कंपन प्रतीत हो रहा है हमको, अपने कंठ में प्रतीत हो रहा है। तो का से कंठ, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? अब नेक्स्ट आता है हमारा च छ ज झ ण। अब आप बोल रहे हो च, तो आप ये देखो हमारे मुख में कौन सा पार्ट काम कर रहा है, च छ ज, तो हमारा तालु काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तालु। तो हमारे चा वर्ग के जितने भी हैं वो कहां से उच्चारित होते हैं? चा तालु से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट ठ ड ढ ड़। तो भाई ट ठ ढ ढ ड़, ये कैसे हो गए? हमारे मूर्धन्य। कैसे हो गए? मूर्धन्य। ठीक है, फिर आता है हमारा ता वर्ग। तो ता था दा धा ना। तो ता था, तो हमारी जीवा क्या कर रही है? दांतों से टकरा रही है। ता था, तो यहां ये कैसे हो गए? दंत। दांतों से टकरा रही है इसलिए दंत। लास्ट हमारा बचा पा फा बा भा मा। तो आप देखेंगे पा फा बा, तो हमारे क्या ओष्ठ काम कर रहा है, यानी हमारे ओठ काम कर रहे हैं, है ना। तो ये ओठों के द्वारा इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारे ओठ हैं। ओठों की वजह से इनका उच्चारण स्थान हो रहा है। सेकंड टाइप है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन वर्ण के बीच होता है उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन में आपको बता चुका, या रा ला वा। अब इसमें या और जो वा है ये हमारे किस में आते हैं? अर्ध स्वर में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है अर्ध स्वर, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक कहानी है। या जो है वो हमारा पूर्ण अर्ध स्वर है। कैसा? पूर्ण अर्ध स्वर है। ये जो पॉइंट में लिखा रहा हूं ना, और इसको लिखते हुए चलें। और बा जो है हमारा वो अर्ध स्वर है। कैसा? अर्ध स्वर है। या जो है वो पूर्ण है और बा जो है हमारा अर्ध है। ठीक है, रा जो है हमारा रा, इसके बारे में भी वैसे तो मैंने सारे टॉपिक आपको क्लियर कराता हुआ ही चलूंगा, लेकिन जब कोई आता जा रहा है तो मैं उसको भी आपको बताता हुआ चल रहा हूं। तो रा हमारा कैसा है? रा जो है हमारा प्रकंपित स्वर है। ठीक है, और ला जो है हमारा ला जो है हमारा पार्श्विक स्वर है। कैसा? पार्श्विक स्वर। ठीक है, हालांकि ये आगे भी मैंने लिखे हैं, लेकिन आप यहां से 2-3 बार जब रिपीट हो जाएगा ना तो ये आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी विशेष भाग से रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हुए निकलती है उन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। अच्छा, ऊष्म, जब कोई संघर्ष, यहाँ हमारे जब हम इन वर्णों को बोलेंगे घर्षण पैदा होगा तो रगड़ की वजह से क्या? गर्मी, और गर्मी को क्या बोलते हैं? ऊष्मा, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये भी हमारे 4 हैं, सा सा हा। ठीक है, इनको संघर्षी भी बोलते हैं। जैसे अब सा का भी पूछ लेता है तो सा, अब आप देखो सा तो तालु काम कर रही है, सा मूर्धा, सा दांत, हा जो है हमारा स्वर यंत्र है। ठीक है सॉरी। अगला टॉपिक हमारा संयुक्त व्यंजन, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हों। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और ये डायरेक्ट एग्जाम में इस टाइप से ही पूछ लेता है, छा और ऐसे लिख देगा कि इसको कैसे लिखेंगे, बच्चा कंफ्यूज। तो छा लिखेंगे का धन शा धा आ धन आ, त्रा तो ता धन रा धन आ, ज्ञा जा धन रा धन आ, और श्रा सा धन रा धन आ। इसीलिए मैंने ये आपको सभी
इस तरीके से लिख के बताएं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। इनको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है हमारा द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन है क्या? जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे पक्का, का फिर का, कच्चा, चम्मच, है ना, और भी हैं बहुत सारे, जैसे मैं बोलूंगा कुत्ता, है ना, बिल्ली। तो ये सब क्या है? हमारे द्वित्व व्यंजन है। तो इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी द्वित्व व्यंजन की, हालांकि इनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन या विकसित या हिस्पृष्ट या उत्क्षिप्त वर्ण किन्हें कहते हैं? तो इन वर्णों के इतने सारे नाम हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हिस्पृष्ट एक बार आ चुका है 2018 के सीटेट में, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बने हैं और हिंदी में ये बनते ही रहते हैं। वर्णमाला से अप्रोक्स 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आने तय हैं। इसलिए वर्णमाला तो बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ होने का मतलब ये नहीं कि हमें छोटा बड़ा आना चाहिए, इनके पार्ट, इनके बारे में, इनका उच्चारण कहाँ से है, ये किस स्थान से निकल रहे हैं, या वायु के द्वारा, मुख के द्वारा, ओठों के द्वारा, कितने प्रकार हैं, ये सारे टाइप। इसीलिए मैंने ये क्लास बना रहा हूं जिसमें सारे टॉपिक आपको एक बार में क्लियर कराता हुआ चलूं। यह व्यंजन दो गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ये हैं कौन कौन से? णा और णा। ठीक है। अब जो देखो मैं ऊपर आपको समझा रहा था, जब अंत्यस्थ व्यंजन आए तो ला हमारा पार्श्विक स्वर है, आर प्रकंपित स्वर है, या और वा अर्ध स्वर है। या कैसा है? पूर्ण अर्ध स्वर है, और वा हमारा कैसा है? अर्ध अर्ध स्वर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण की, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुख से सीमित रूप में निकलती है तथा जिसमें हकार जैसे ध्वनि नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अगर मैं इसको और उसमें कहूं कि जिन वर्णों के उच्चारण में विवर से कम श्वास निकलती है, अगर सरल भाषा में कहूं कि जिन वर्णों के उच्चारण में विवर से कम श्वास निकलती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो अल्प प्राण में क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। और अंत्यस्थ व्यंजन जो हमारे हैं या, रा, ला और वा, ये भी किस में आते हैं? हमारे अल्प प्राण में ही आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, इतना याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हो गया। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कैसा होगा? हमारा अल्प प्राण होगा। यानी का, खा को छोड़ देंगे, गा, फिर घा को छोड़ देंगे, फिर ड़ा। ठीक है। अच्छा, इनको याद करने का मेरा जो तरीका है, जैसे मैंने बोला महाप्राण, महा यानी कोई महान, महानता की बात हो रही है, ऐसे ही आप इसको डिनोट करोगे सम और विषम से। तो सम में क्या आता है? 2, 4, और विषम में 1, 3, 5। तो महाप्राण, और ये सब बड़ी संख्याओं की बात, जैसे हम क्या 2, 4 यानी सम संख्याओं की बात हो रही है। तो इस तरीके से अगर आपको याद हो तो जिसको अच्छा लगे वो इस तरीके से कर सकता है। तो अल्प प्राण हो गए हमारे 1, 3, 5, ये विषम संख्या वाले हो गए भैया। विषम जो होता है, विषम व्यक्ति जो होता है, वो उसमें कहाँ इतनी दम होती है। लेकिन महाप्राण जो समय, जो जिसमें थोड़ी बहुत पावर है, तो वो 2 और 4, 6 इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ 5 होते हैं पूरी पंक्ति में, अगर मैं देखूं तो 5 होते हैं, जैसे कि का, खा, गा, घा और ड़ा। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये कैसे हैं? हमारे अल्प प्राण, अल्प प्राण। और सारे अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में ही आते हैं, मिस्टेक मत कर लेना। दूसरा है हमारा, दूसरा और चौथा हमारे क्या होते हैं? महाप्राण। तो यहीं आपका महाप्राण भी खत्म हो गया, अल्प प्राण के साथ साथ महाप्राण भी खत्म हो गया। बस उसमें कुछ जानने की चीज है जो मैं आपको बता देता हूं
कि इन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से निकलती है तथा श्वास भी निकलती है और समय लगता है, जिसके कारण इन्हें महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण का कहने का अर्थ है कि वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण की कुल संख्या 14 है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का खा और घा कौन आ गया, दूसरा और चौथा। और जितने भी मेरे ऊष्म व्यंजन होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अल्प में हमारे आ रहे थे अंत्यस्थ, आप उसको ऐसे तैयार कर सकते हैं, अल्प का आ और अंत्यस्थ का आ। और महाप्राण में महा ऊष्म, तो इसमें आ जाएगा सा, सा, शा और हा। ये हमारे किस में आ गए, महाप्राण में आ गए। ठीक है, ये हमारा टा वर्ग आ गया, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत। इसके अलावा सा, सा, सा और हा भी महाप्राण है। नेक्स्ट आता है घोष और अघोष से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आवाज के विचार से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां गूंजने लगती हैं या कंपन होता है, यानी जब हम किसी का उच्चारण करते हैं और हमारी जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वहां क्या होता है भैया, घोष या सघोष भी बोलते हैं इसको। कहीं कहीं घोष के नाम से जानेंगे, कहीं कहीं सघोष, यानी एग्जामिनर के ऊपर है वो आपसे किस तरीके से पूछ सकता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और सारे स्वर वर्ण तथा या, रा, ला, वा और हा आदि वर्ण शामिल हैं। किसमें, सघोष में। ठीक है, यानी हमारे ये तुम्हारे अंत्यस्थ भी सारे शामिल हो गए। अच्छा, इसमें हमारे ये भी शामिल हैं, कौन भैया, डा और डा, जिन्हें हम उत्क्षिप्त, हिस्पृष्ट या विकसित या द्विगुण इन नामों से जानते हैं, डा और डा को। ठीक है, घोष की कुल संख्या 20 है। इसके साथ ही जितने स्वर हैं सभी सघोष हैं। अब बात करते हैं हम अघोष की, यानी इनके जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां जहां से आवाज आती है उसमें अगर कंपन या गुंजन नहीं हो, अगर साधारण शब्दों में कहूं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, तो उसमें किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, तो ऐसे वर्णों को हम अघोष कहते हैं। अघोष का अर्थ होता है जिसमें गुंजन ना हो। का वर्ग से पा वर्ग के कौन कौन से, पहले और दूसरे। भैया सघोष में और घोष में तो आ गए हमारे तीसरे, चौथे और पांचवें, ये तो हमारे चले गए सघोष में। और ये आ गए हमारे अघोष में, पहला और दूसरा, ये आ गया हमारा अघोष। ठीक है, दूसरा वर्ण अघोष वर्ण है। इन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है। अब आप बोल के देखिए, का, खा, कोई भी कंपन नहीं हुआ, वहीं बोलो गा, गा, तो हमारे कंठ की तरफ आप देखेंगे तो कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा शा, शा, शा भी अघोष वर्ण में है। अघोष वर्णों की जो संख्या है वो 13 है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने वर्णमाला के बारे में व्याख्यात रूप में संपूर्ण चर्चा की, और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जा सकता। और मैं आप लोगों को सीडीपी कंप्लीट करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके आप अपने मनोविज्ञान के संपूर्ण सिद्धांत वगैरह कंप्लीट करें और अपनी आगामी शिक्षक भर्ती में एक सीट नियुक्त करें, और अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 को सपोर्ट करें। धन्यवाद।